तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा, उनका एक भी प्रत्याशी सवर्ण नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कोई भी सीट तय कर ले, ऐसा नहीं है कि मैं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां लड़ूंगा जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि केवल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को ही उनकी पार्टी टिकट देगी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अब इस बात पर चर्चा तेज हो चली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ते हैं तो उनकी सीट आखिर कौन सी होगी। अभी शनिवार को ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी पार्टी जहां से कहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा के सदस्य थे। योगी आदित्यनाथ, आपको बताते चले, 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा के सांसद जो हैं वो चुने जाते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुन ली थी। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया। रविवार शाम, आपको बताते चलें, शामली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। आरएलडी नेता ने हाल ही में लखनऊ हवाई अड्डे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी और बाद में दोनों छत्तीसगढ़ सरकार के चार्टर्ड विमान से दिल्ली रवाना हो गए। इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारे में गठबंधन को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जाने लगे थे। या पूछे जाने पर कि क्या यह बैठक सीटों के बंटवारे के संबंध में सपा पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था, तो रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और पहले के नेताओं के बीच ऐसा होना आम बात थी, लेकिन बीजेपी ने इस चलन को बदल दिया और राजनीति में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी बीच चौधरी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह घोषणा पत्र में युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे। गन्ने के लिए राज्य सलाहकार मूल्य निर्धारण और 14 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने समेत अन्य सभी वादों को भी पूरा करेंगे। उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों का भी विरोध किया। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में आपको आगरा लेके चलते हैं। आपको बताते चलिए, ताजनगरी आगरा को अगर गैस चैम्बर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। दिवाली के बाद से ही आगरा में धूल धुएं की मोटी चादर ने अपने शहर को आगोश में ले लिया है। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर के पहुंचने के बाद आगरा की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में जिनको सांस संबंधी बीमारियां हैं, जैसे आपको बता चले बुजुर्ग और बच्चे, वह ज्यादा से ज्यादा अब घर पर ही रह रहे हैं। ये बढ़े हुए प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। हाल ये हो चुका है, आपको बताते चले कि कई किलोमीटर दूर से साफ नजर आने वाला ताजमहल कुछ 100 मीटर की दूरी से भी आंखों से ओझल हो चुका है। सुबह और शाम प्रदूषण की चादर और ज्यादा मोटी होती जा रही है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोहरे में शहर समा चुका हो, लेकिन यह कोहरा नहीं, प्रदूषण की परत है। आपको बताते, शहर में लगातार कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी, मेट्रो, जल निगम और विकास कार्यों से जुड़े कई सारे अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। 3 दिन से आगरा शहर रेड जोन में शुमार हो चुका है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से कई सारी संस्थाओं को नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन इस कागजी कार्रवाई से प्रदूषण नियंत्रण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदूषण से परेशान लोग अस्पतालों में इलाज कराने पहुंच रहे। ऐसे में मेरी लोगों से सलाह है कि खासकर बुजुर्ग लोग सुबह शाम अभी टहलने से बचे, साथ ही जो जवान लोग भी हैं वह भी अनावश्यक बाहर निकलने से बचे। अभी कुछ दिन बढ़े हुए प्रदूषण से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।